नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। मैं हूं दीपक चौरसिया और हाजिर हूं खोज खबर लेके। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून पर कैसे मचा है कोहराम। दिल्ली के बाद विरोध की आग लखनऊ और अहमदाबाद तक पहुंच गई है। साथ ही साथ बताएंगे आपको कैसे अब इस लड़ाई में ममता बनर्जी ने उछाल दिया है यूएन का मुद्दा। और फिर रात 9:27 पर अपनी खास पेशकश में देंगे नागरिकता संशोधन बिल पर उठ रहे हर सवाल का माकूल जवाब, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफवाहों को भारत छोड़ देना चाहिए। इन्हीं अफवाहों के कारण आग लग रही है। बताएंगे कि न तो ये बिल देश के मुसलमानों के खिलाफ है और न ही उनकी नागरिकता छीनने वाला। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के नाम पर जमकर उपद्रव। गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को घेर कर हमला किया। अहमदाबाद में भी लोगों का विरोध, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर लोगों की भीड़ का उत्पात, लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना। अहमदाबाद में लोगों का हंगामा देर रात तक जारी रहा। भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। बवाल रोकने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। यूपी के कई शहरों में भी नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। वाराणसी की नई सड़क इलाके में जुटे प्रदर्शनकारी, सड़कों पर उतरा हजारों लोगों का हुजूम। वाराणसी में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भाजी लाठियां, प्रशासन की सफाई, हल्का बल प्रयोग किया गया। नागरिकता कानून के बहाने यूपी के कई शहरों में हिंसा। लखनऊ में सड़क पर उतरे पत्थरबाज, पुलिस पर जमकर की पत्थरबाजी। लखनऊ में उपद्रवियों ने मीडिया को भी बनाया निशाना। कई चैनलों की ओबी वैन को आग के हवाले किया। सड़क पर बवाल कर रही भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद पत्थर फेंकते रहे उपद्रवी। उपद्रवियों ने जमकर की आगजनी, बाइकों को भी किया आग के हवाले। कई बाइक जलकर खाक। बवाल कर रहे लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर जमकर मचाया तांडव। एक कार को आग के हवाले किया। देखते ही देखते पूरी कार हुई जलकर खाक। आगजनी से पूरे इलाके में फैली दहशत। उपद्रवियों ने पुलिस की चौकी को भी नहीं बख्शा। चौकी के अंदर लगाई आग। आग की चपेट में आया पुलिस चौकी में रखा सामान। लखनऊ में उपद्रव कर रही भीड़ ने एक बस को भी आग के हवाले किया। बाल बाल बचे यात्री, पूरी बस जलकर खाक। प्रदर्शनकारियों के बवाल को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके से हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को भी बुझाया गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी सड़क पर पलट दिया। पुलिस के जवानों ने मिलकर पुलिस जीप पर साधा निशाना। पुलिस को हालात काबू करने के लिए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। गाड़ियों में भरकर प्रदर्शनकारियों को ले गई पुलिस। यूपी के संभल में भी हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की बस में आग लगाई। संभल में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी। पुलिस पर बरसाए पत्थर। काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा। हल्का बल प्रयोग किया। लाठी लेकर लोगों को खदेड़ा। बेंगलुरु में नागरिकता एक्ट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। नागरिकता कानून के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोगों ने जलाए टायर। चंडीगढ़ में नागरिकता कानून के विरोध में उतरे छात्र। सीएए को बताया गैर संवैधानिक। नागरिकता कानून और एनआरसी पर ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को चुनौती। कहा यूएन की निगरानी में कराया जाए जनमत संग्रह। हारने वाला अपने पद से दे इस्तीफा। यूपी में नागरिकता कानून पर हिंसा को लेकर सीएम योगी सख्त। कहा उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। मुंबई में नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतरे सितारे। अगस्त क्रांति मैदान में शांतिपूर्ण हो रहा है प्रदर्शन। अब सवाल ये कि क्या किसी कानून के विरोध प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देना जायज है? क्यों अफवाह की आग में प्रदर्शनकारी अपना ही शहर जला रहे हैं? और बड़ा सवाल, हिंसा की आग को हवा कौन दे रहा है? आज यूपी की राजधानी लखनऊ की धरती धधक उठी। पूरे यूपी में धारा 144 लगी थी, लेकिन नागरिकता कानून के खिलाफ अफवाह की आग ऐसी भड़की कि सूबे की राजधानी में सुरक्षा इंतजाम तार तार हो गए।
20 गाड़ियां जलाई गई, 3 मीडिया ओबी वैन भी आग के हवाले कर दी गई। पुलिस चौकी में आगजनी की गई। ये मंजर सिर्फ लखनऊ में ही नहीं दिखा, बल्कि कई जिलों में हिंसा की आग भड़की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि एक भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति जलाई है, उनकी निजी संपत्ति सील करवाएंगे। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा, अब सवाल है कि धारा 144 के बीच आखिर लखनऊ में ये नौबत आई किसने और अफवाह की आग भड़काई किसने? ये तस्वीरें देखिए और पहचानिए इन चेहरों को। लखनऊ के डालीगंज में अचानक इस गली में ये छात्र थमकते हैं और पुलिस की टीमों पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन में पत्थरबाजी की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। काफी देर तक इस इलाके में पत्थरबाजी होती रही, मगर बड़ा बवाल हुआ लखनऊ के परिवर्तन चौक पर। हजरतगंज से सटा ये इलाका लखनऊ में बहुत खास माना जाता है, मगर यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर तमाम दावे स्वाहा हो गए। कवरेज के दौरान मीडिया की ओबी वैन को भी आग के हवाले किया गया। न्यूज नेशन की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। सवाल है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर मीडिया पर निशाना क्यों? परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोग इस कदर उग्र थे कि उन्होंने पहले पुलिस के साथ मारपीट की, उसके बाद मीडिया की भी तमाम जो ओवी वैन है उनको जला दिया गया। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार यहाँ 3 ओवी वैन को जलाया गया है। मीडिया के कैमरे तोड़े गए हैं। बड़ा पथराव हुआ है। पुराने लखनऊ की तरफ से तमाम लोग परिवर्तन चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ तक स्थिति कंट्रोल में थी, उसके बाद यहीं से ही स्थिति गड़बड़ हुई। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी कि इन तमाम प्रदर्शनकारियों को वो किसी भी स्थिति में परिवर्तन चौक से आगे नहीं बढ़ने देना था, चूंकि उसके बाद नया लखनऊ शुरू हो जाता और वहां अगर इस तरह की घटनाएं होती तो ज्यादा नुकसान होता। ये तस्वीरें लखनऊ के हसनगंज इलाके की है, जहां उग्र भीड़ ने मधेगंज पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और उसके बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस चौकी पर हमला हुआ, वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, मगर भारी भीड़ के आगे पुलिस वालों की एक नहीं चली और जो कुछ हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस चौकी के पास कोहराम मचाने के बाद भीड़ का गुस्सा डिवाइडर पर भी टूटा। देखिए किस तरह से रेलिंग उखाड़ी गई। हिंसा और आगजनी के हालात में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। और अब दंगाइयों ने तो अपना काम कर लिया है, लेकिन अब बारी है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर को बताना होगा कि वो दंगाइयों के आगे झुकेगा नहीं और पूरी सख्ती के साथ उनसे निपटेगा जिन्होंने लखनऊ को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। आप देखिए यूपी के संभल जिले की तस्वीर। इल्जाम है कि नागरिकता कानून के खिलाफ रैली के दौरान सरकारी बस को निशाना बनाया गया। बस स्टैंड के पास खड़ी बस स्वाहा हो गई। पुलिस टीमों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष नागरिकता कानून पर दुष्प्रचार करना बंद करे। उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संसद के बाद सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसी हंगामे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो सुर्खियों में आया है, जिसमें बतौर विपक्षी नेता उन्होंने राज्यसभा में शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का मुद्दा उठाया था। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से अपील की थी कि अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। 16 साल पहले मनमोहन सिंह के उसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर हमने गलत क्या किया। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. नागरिकता कानून पर महासंग्राम के बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का ये बयान सुर्खियों में आ गया। बात 16 साल पहले 18 दिसंबर 2003 की है और तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और मनमोहन सिंह राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मांग की थी कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने में हमें उदार होना होगा। मतलब 16 साल पहले जो एजेंडा मनमोहन सिंह ने संसद में रखा था, वो उसके बाद 10 साल तक यूपीए सरकार में साकार नहीं हो पाया। और 303 लोकसभा सांसदों वाली मोदी सरकार पार्ट 2 में जब नागरिकता संशोधन एक्ट का सपना सच हुआ, तो विपक्ष इसे हिंदुत्व एजेंडा और संविधान की मूल भावना से जोड़कर पेश करने लगा। नागरिकता कानून में क्या बदला कि कोहराम मच गया? इसके लिए पहले मोदी सरकार के सीए को देखना होगा। दरअसल भारत में नागरिकता देने का कानून साल 1955 में आया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को 11 साल देश में रहने के बाद नागरिकता मिलती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसमें ही बदलाव किया। नए कानून के तहत अगर तीनों देशों के गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थी पिछले 1 या 6 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो सिर्फ उन्हें ही भारतीय माना जाए। गैर मुस्लिम शरणार्थी बिना जरूरी कागजात 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं या जिनके कागज अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, उन्हें नागरिकता लेने में आसानी होगी। इस दायरे में इन 3 देशों के मुसलमानों को बाहर रखा गया है। अब बीजेपी मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर सवाल दाग रही है कि कांग्रेस को 2003 वाला ये संबोधन सुनना चाहिए। ऐसे में ये कैसे लोग समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा प्रदर्शन, धरना दे रहे हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोगों की ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चेहरा है। 16 साल पहले मनमोहन सिंह ने नागरिकता देने में उदार शब्द का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। जवाब में कांग्रेस की वही दलील कि सरकार देश को आग में झोंक रही है। मनमोहन सिंह का वीडियो चला दिया। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांको, आसपास देखो। जिस प्रकार से देश में आक्रोश है, आपने अपना सर जमीन पर गाड़ दिया है 10 फीट नीचे। आप सोचते हैं कि जहां होता, अभी किसी सेवानिवृत्त जज ने वक्तव्य दिया, आप सोचते हैं कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी कोई और बोलता है तो आप कहते हैं सीपीएम ने किया। आज देश में आग लगी है, आप जिद में हैं, आप भारतीय जिद पार्टी बन गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून में साफ साफ कहा गया है कि नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं।
लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अपनी नागरिकता फिर से साबित करनी होगी, वो भी भारतीय मुसलमानों को, जो पूरी तरह गलत है। इसमें 0% भी सच्चाई नहीं है, पर विपक्ष की सियासत है कि हर पल नया रंग। इसी कड़ी में ममता बनर्जी आज संवैधानिक मर्यादाओं को लांघती नजर आई। कोलकाता में विरोध मार्च के बाद उन्होंने एक रैली की जिसमें उन्होंने अजीबोगरीब मांग की। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह हो। अब सवाल है कि क्या ममता को देश की संसद पर एतबार नहीं, क्यों वो भारत के आंतरिक मामले में दुनिया को बीच में ला रही हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। সারা ভারতবর্ষে একটা গণভোট হয়ে যাক, আপনি করবেন না, ইউনাইটেড নেশনস করবে। একটা ইম্পার্শিয়াল অর্গানাইজেশন, লেট দেম প্লে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ইউনাইটেড নেশনস, হিউম্যান রাইটস কমিশন, ইম্পর্টেন্ট যারা এক্সপার্টস, তাদের নিয়ে একটা কমিটি হোক। और इस तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र को खींच लाई। उनके दावे और दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि विरोध मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने यह मांग की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पर जनमत संग्रह कराया जाए, इसे संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें नागरिकता साबित करने की क्या जरूरत। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधित कानून में किसी भी भारतीय से उसकी नागरिकता नहीं पूछी जाएगी, पर ममता लाल हैं और उनके दावे पर सवाल है। आज ममता बनर्जी पूरे देश के आंतरिक मामलों में विदेश की एजेंसियों को आमंत्रित करके शायद बतलाना चाहती हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था विफल हो गई है, हम अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे हैं। यह ममता बनर्जी की भारी भूल है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर तमाम दलों को एक होकर ममता बनर्जी पर दबाव डालना चाहिए कि माफ़ी मांगे, इस बयान को वापस लें। दरअसल बीजेपी और ममता सरकार के बीच अदावत की लंबी फहरिस्त है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करिश्माई जीत दर्ज की थी, तो ममता बनर्जी को लगने लगा कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी की राह मुश्किल हो सकती है। लिहाजा उन्होंने पहले एनआरसी को मुद्दा बनाया और अब नागरिकता संशोधन कानून पर ताल ठोक रही हैं। पर सियासत चमकाने के लिए जनमत संग्रह और संयुक्त राष्ट्र का नाम लेना कहां तक जायज है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां मंगलुरु में प्रदर्शन चल रहा था और इस दौरान 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये तमाम लोग सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके खिलाफ। सीधे चलते हमारे सहयोगी यासिर के पास। यासिर, कितने लोग थे और कैसे इन 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है? सवाल यह है कि क्या इनको पता है कि नागरिकता कानून में वाकई लिखा क्या गया है? देखिए, पुलिस के मुताबिक आज जो है धारा 144 लागू थी पूरे कर्नाटक में और प्रोटेस्ट पे जो थी पाबंदी लगी हुई थी। इसके बावजूद हमने देखा कि लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे और ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन मंगलुरु के बंदर इलाके में हुआ और वो उग्र भीड़ जब पुलिस पर हमला करने लगी, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, पहले टीयर गैस पर चलाए और उसके बाद फायरिंग करनी पड़ी। और इस घटना में जो है 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। इसकी पुष्टि जो है बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने की है और इस हिंसा में जो है 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और 13 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। 2 लोगों की जबकि जो है वो कंफर्मेशन की है पुलिस कमिश्नर जो है बेंगलुरु के डॉक्टर पीएस हर्षन। ठीक है यासिर, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम न्यूज नेशन पर आपको देते रहेंगे इस पूरे आंदोलन से संबंधित। लेकिन हम फिर एक बार कहना चाहते हैं कि नागरिकता कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुसलमान समुदाय को डरने की जरूरत है। ये नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान आने वाले समय में भारत की नागरिकता नहीं पा सकेंगे। ऐसे केसेस अगर सामने आए तो उनको भी नागरिकता पाने का विकल्प खुला हुआ है। और दूसरा सवाल कि क्या किसी मुस्लिम को भारत में अपनी नागरिकता फिर से साबित करनी होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल ना। ऐसा नागरिकता संशोधन कानून में और ना ही एनआरसी में लिखा हुआ है। हर गुजरते वक्त के साथ नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। क्या अहमदाबाद, क्या हैदराबाद और क्या बेंगलुरु शहर शहर नागरिकता कानून की आधी अधूरी जानकारी पर ऐसा भ्रम फैला है कि हालात संभालने में सुरक्षा बलों के पसीने छूटने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस, लेफ्ट जैसे विपक्षी दल छात्रों को ढाल बनाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। यूपी से गुजरात तक नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर कोहराम मच गया।
अहमदाबाद के सरदार बाग इलाके में पाबंदी के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ा और देखते ही देखते अहमदाबाद का ये इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और हंगामा बढ़ गया। बाद में हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नागरिकता बिल को लेकर अहमदाबाद में विरोध काफी उठ चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर बिल का विरोध कर रहे थे, उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही थी, लेकिन पुलिस जो है वो गाड़ी ले जा रही है लोगों को हिरासत में लेकर, और कुछ लोग जो है वो गाड़ी के आगे लेट चुके हैं। पुलिस की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुरुष तो है ही, साथ साथ महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी हो चुकी है। हालांकि आज अहमदाबाद बंद का भी ऐलान दिया है। ये 3 शहरों की तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें रोका और जबरन गाड़ियों में बिठाकर ले गई। हैदराबाद में भी चार मीनार के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लेकर बस में बिठाया। तो चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन और नारेबाजी की ऐसी तस्वीर देखने को मिली। बेंगलुरु में मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध करने उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान गुहा और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बेंगलुरु में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगाई है। इसके बावजूद जब लोग प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इन सब के बीच मुंबई में भी नागरिकता कानून के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का जमघट लगा, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सरीखे कलाकार भी शामिल हुए। पहले जामिया हिंसा और फिर सीलमपुर में बवाल के बाद आज दिल्ली में सबसे बड़ी चौकसी रही। मंडी हाउस से लेकर लाल किले तक के मेट्रो स्टेशन 12 घंटे तक के लिए बंद किए गए थे, जिनकी सेवा देर शाम बहाल कर दी गई। प्रदर्शनकारी लाल किले मार्च के लिए निकले तो जरूर, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप भी देखिए दिन भर देश की राजधानी में क्या क्या हुआ। जामिया और सीलमपुर में हिंसा के बाद जागी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में कुछ इस तरह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी की। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर हटाया गया। मंडी हाउस से लेकर लाल किले तक पुलिस की कड़ी चौकसी। दिल्ली में लेफ्ट पार्टीज और छात्रों के प्रदर्शन को पुलिस ने कुछ इस तरीके से हैंडल किया। लाल किले की तरफ कूच कर रहे योगेंद्र यादव और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप योगेंद्र यादव को देख सकते हैं कि उनको डिटेन कर लिया गया है और अब बस में भर के जो है वो उनको लेके जाया जा रहा है। योगेंद्र यादव का कहना था कि वो सीए का विरोध कर रहे हैं और इसलिए वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और गिरफ्तारी देने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उनका कहना था कि हमने परमिशन मांगी थी और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी। आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव को वो अपील कर रहे हैं कि शांति बनाया जाए, संविधान की रक्षा करेंगे, ये कानून। लाल किले तक पहुंचने वाले सारे रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई थी। पुलिस ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ की। आपको बता दें कि दिल्ली में 19 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, जिसे देर शाम फिर से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थी बिल के समर्थन में सड़क पर उतरे। एक तरफ जहां नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल है, वहीं दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थी बिल के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जय के नारे भी लगाए। नागरिकता मिलने की खुशी में इन्होंने महात्मा गांधी का प्रिय भजन भी गाया। उधर बीजेपी नागरिकता कानून पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दे रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं कल 20 दिसंबर शाम 3 बजे कनॉट प्लेस में, जहां मैंने अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री और सुभाष चोपड़ा जी कांग्रेस अध्यक्ष को भी इनवाइट किया है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की प्रति लेकर के आएंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि इस देश में अफवाह उड़ाई जा रही है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। देश हित में जरूर आइएगा कल।
तो खोज खबर में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्पेशल में हम बात करेंगे अफवाहों भारत छोड़ो, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जो अफवाहें उड़ी है, भ्रम फैला है, उसी के चलते हिंसा और आगजनी हो रही है और ये अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद है। कैसे, बताएंगे ब्रेक के बाद।